हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 8 नवंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे और तीनों आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस आस्पेक्ट से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है स्टडी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसमें एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है और नियर टू लॉन्ग टर्म में इंडिया को क्या चैलेंज फेस करना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है प्राइवेसी, सेफ्टी एंड एआई। डीप फेक के बेनिफिट्स की बात करेंगे आज, जो इम्पॉर्टेंट है। चैलेंजेस के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन डीप फेक के बेनिफिट्स की बात नहीं की गई है। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर प्री और मेंस दोनों में। नेक्स्ट जो बात करेंगे, जो आज का लास्ट आर्टिकल है, वो है द प्रॉब्लम विद द 70 आवर्स अ वीक लाइन। बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी और वर्कर प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्री पर्सपेक्टिव से, अच्छे से समझने की इसे ज़रूरत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है स्टडी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2024 के लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी हम इस आर्टिकल से प्रिपेयर करेंगे। आर्टिकल क्या है इसे समझते हैं। स्टडी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। चेंजिंग वर्ल्ड की बात की जा रही है तो सबसे पहले जो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके कारण इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इंडिया की इकॉनमी को। उसके बावजूद भी जो इंडिया इकॉनमी है वो क्या है, रेजिलिएंट है और स्टेडली ग्रो कर रही है 6 से 7% के बीच में। तो हम बात करेंगे कि ब्राइट स्पॉट क्या क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रेजिलियंस कैसे है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लोकली चैलेंजेस क्या हैं और ग्लोबल हेडविंड्स क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया को। क्वेश्चन एक प्रिपेयर करेंगे। क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे? एग्जामाइन द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑब्लिक ब्राइट स्पॉट्स एंड द चैलेंजेस इन नियर टू लॉन्ग टर्म फॉर इंडियन इकॉनमी। लास्ट में थोड़े रिफॉर्म की भी बात करेंगे जो इंडिया को ज़रूरत है। शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसे एड्रेस करते हैं। रेजिलिएंट इकॉनमी की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इकॉनमी रेजिलिएंट है। तो सबसे पहले रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है। अगर हम इकॉनमी रेजिलिएंट की बात कर रहे हैं तो इकॉनमी थोड़े बहुत जो डिसरप्शन हो रहे हैं, है ना, जैसे कोविड-19 हुआ, उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर हुई, उससे कितनी जल्दी रिकवर कर रही है, ये रेजिलियंस शो करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ इकॉनमी रेजिलिएंट है तो इट मस्ट बी रिकवर क्विकली, है ना। जो भी डिसरप्शन हुआ है, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन है या फिर कोई ऐसा डिसरप्शन है जो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जांपल कोविड हो गया या फिर यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, तो इस तरीके के डिसरप्शन से कितनी तेज़ी से इकॉनमी रिकवर करती है वो हमारी क्या शो करती है इकॉनमी, इज़ इट रेजिलिएंट और नॉट। अब बात करते हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो रेजिलिएंट कैसे है। इसको हम जस्टिफाई करने के लिए कई सारे मैक्रो इकॉनमिक इंडिकेटर की बात करेंगे, उसका डेटा देंगे, जिससे ये जस्टिफाई होगा कि इंडिया की इकॉनमी जो है ग्रो कर रही है और आने वाले समय में भी ग्रो करेगी, रेजिलिएंट है। पहला जो इंडिकेटर है वो है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर उसका डेटा उठाया जाए तो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा 7.2% से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, और सेकेंड क्वार्टर में भी ये माना जा रहा है कि 6.2% के आसपास जो है इंडिया की इकॉनमी ग्रो करेगी, जो कि बहुत अच्छा खासा नंबर है अगर हम देखें दूसरी कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल US या यूरोपियन कंट्री या चाइना। हालांकि इनका बेस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ग्रोथ नंबर्स में बात करें तो इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ ब्राइट स्पॉट। नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है इंडिया में, ठीक। अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें जिसमें फ्यूल और फूड दोनों कंपोनेंट नहीं होते हैं, उसका इन्फ्लेशन काफ़ी जो है ईज आउट है। 4.5% से इन्फ्लेशन है बेसिकली इंडिया की इकॉनमी में अभी। और हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें फ्यूल और फूड दोनों कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, वो भी अब नीचे आ चुका है। हालांकि जुलाई और अगस्त में ये नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी वो नीचे आके 5.5% के आसपास आ चुका है। ओवरऑल बात करें तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो ये भी ब्राइट स्पॉट हो जाएगा। थर्ड इंडिकेटर है हमारा फॉरेक्स। जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है वो इंडिया में अभी कितने हैं, $580 बिलियन है USD।
नेक्स्ट है CAD, ये क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी सेफ जोन में है। बैंक क्रेडिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 15% से ग्रो कर रहा है। बैंक क्रेडिट से क्या होगा, जितना लोन देंगे उतना इन्वेस्टमेंट होगा, उतना इन्वेस्टमेंट से डिमांड बढ़ेगी। रिटेल क्रेडिट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और ये सारे जो सेक्टर हैं ये भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये बेसिकली दिखा रहा है डिमांड ऑफ इंडियन इकॉनमी। ठीक, जितना ज़्यादा लोन लोगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। 18% से रिटेल क्रेडिट ग्रो कर रहा है। PMI इंडेक्स की बात करेंगे तो वो भी क्या शो कर रहा है, एक्सपांशनरी शो कर रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में इंडिया जो है क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, इकॉनमी ग्रो करेगी। PMI इंडेक्स के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग अर्बन कंजम्पशन। अगर हम अर्बन कंजम्पशन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। वो भी जब से कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुए हैं उसके बाद से ये कंजम्पशन लगातार बढ़ते चला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा रोबस्ट टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू भी इंडिया का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इंडिया एक्सपेंडिचर बहुत कर रहा है, और एक्सपेंडिचर कर रहा है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है तभी तो एक्सपेंडिचर कर रहा है, और इनकम भी ज़्यादा है, और उससे गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, परचेज हो रही है, तो कहीं ना कहीं GDP भी बढ़ रही होगी। और इसके लिए जो रीसेंट हमने बात की थी GST का जो डेटा आया है 1.72 लाख करोड़, जो अक्टूबर के एस्टिमेट हैं, वो क्लियरली शो कर रहे हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार जो है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से कर रही है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी सरकार चला रही है। नेक्स्ट है हमारा हेल्दी प्राइवेट सेक्टर बैलेंस शीट एंड NPA बैंक NPA रिड्यूस टू डिकेड लो। ठीक है, तो बैंक का जो NPA है वो भी कम हो गया है, इससे बैंक क्रेडिट बढ़ेगा, जो कि हमने ऊपर बात कर ली है, जो कि 15%, और रिटेल क्रेडिट 18% से ग्रो कर रहा है। दूसरा है हेल्दी प्राइवेट सेक्टर बैलेंस शीट। प्राइवेट सेक्टर की जो बैलेंस शीट है वो भी हेल्दी है, इसका मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नियर फ्यूचर में इंडिया में बढ़ने वाला है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये साइकिल जो है चलती रहेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ये साइकिल कम्प्लीटली चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेजिलियंस या फिर इंडिया के ब्राइट स्पॉट हो जाएंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हो जाएंगे नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारा लोकल चैलेंजेस। लोकल चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया क्या क्या लोकल चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है वो है, अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें और लॉन्ग टर्म की, तो दोनों बात कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो एल नीनो इंडिया फेस कर रहा है, जिसके कारण एरेटिक मानसून है, और उस एरेटिक मानसून होने के कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन आने वाले समय में बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ा प्रेशर है, इंडिया को चैलेंज है। नेक्स्ट अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के कारण एरेटिक मानसून, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम नेक्स्ट चैलेंज की बात करें तो वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन काम नहीं करेगी तो इंडिया की GDP कैसे ग्रो करेगी, तो ये भी हमारे लिए ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला चैलेंज हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात करें तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स जो है क्या है, ज़ीरो है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में खासकर। ठीक है, काफ़ी सारे लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट है हमारा जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन बहुत बड़ा इशू है ना। जॉबलेस ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। 2002 से 7 के बीच में इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो किया था, गोल्डन पीरियड था UPA टाइम पे, UPA 1, लेकिन जो ग्रोथ थी वो जॉबलेस थी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पाया, और वही आज भी इंडिया फेस कर रहा है। तो बेसिकली लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्टैग्नेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट बड़ा चैलेंज है R&D एक्सपेंडिचर। अगर हम R&D एक्सपेंडिचर की बात करें तो 0.6% ऑफ GDP इंडिया का
टोटल R&D एक्सपेंडिचर होता है। जब तक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं करेंगे, इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो जीडीपी भी स्टैग्नेंट हो जाएगी नियर फ्यूचर में। ग्लोबल हेडविंड की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डी ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि टैरिफ्स यूज़ कर रही हैं, नॉन टैरिफ बैरियर यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात कर लें, जिसके कारण ये शो हो रहा है कि जो कंट्रीज़ है वो ग्लोबलाइजेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूरोप, यूएस एंड चाइना एग्जिबिटिंग लो ग्रोथ। ये इनके लो ग्रोथ होने से क्या होगा, इंडिया का बहुत बड़ा शेयर एक्सपोर्ट में इन्हीं कंट्रीज़ के पास जाता है। अब ये ग्रो नहीं करेंगी तो परचेसिंग पावर इनकी कम होगी, परचेसिंग पावर कम होगी तो जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो कम होगा, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, जिसके कारण इंडिया की जो जीडीपी है वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइजिंग इनस्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। अब जब भी ऐसे कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं फूड के, फर्टिलाइज़र के। ये वाला इशू आया था रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में। और मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट हुआ है तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ प्रेशर आएगा, ग्रो उतना तेज़ी से नहीं करेगी। दूसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर आएगा, और बीओपी प्रेशर होगा तो जो इकॉनमी होगी वो डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि डॉलर जो है स्ट्रांग होंगे और रुपी वीक होगा। डेप्रिसिएशन होगा तो फिर बीओपी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगा, प्रेशर आएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से क्या होगा, जो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है वो नहीं होगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो फिर स्लो डाउन शुरू हो सकता है इकॉनमी में, जिससे जीडीपी कम हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई क्या, एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे, लोकल चैलेंजेस हो जाएंगे और ग्लोबल हेडविंड हो जाएगी। हेडविंड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आप प्लेन उड़ा रहे हैं तो अगर सामने से हवा आ रही है तो ये आपको क्या करेगी, रोकेगी, और टेल विंड है तो पीछे से पुश करेगी, आपको एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, और यहाँ से जाओगे तो डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सामने से हवा आ रही तो आपको रोकेगी, इसलिए ये हेडविंड की बात की जा रही है। ये ग्लोबल हेडविंड इंडिया की जो ग्रोथ है उसको रोकेगी। इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इंडिया को जो है कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मिटिगेशन और एडाप्टेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं उससे इंडिया डील कर पाएगा, उससे जो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वो भी इंश्योर होगी। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड हेल्थ रिफॉर्म, इससे जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। R&D सपोर्ट करने की ज़रूरत है सरकार को, और इनोवेटिव इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, ये सारे जो है इसमें हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो कि ग्रो कर रहा है इंडिया टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने की ज़रूरत है, अल्टरनेटिव ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, जो कि रेजिलिएंट हो, उसका जो है पार्ट बनने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ अभी कर रही है चाइना की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। ये सारे अगर इंडिया रिफॉर्म्स करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो इंडिया जो है आने वाले टाइम में तेज़ी से ग्रो कर पाएगी। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉस्पेक्ट्स हो जाएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे, जो कि नियर और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं, लोकल चैलेंजेस और ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल चैलेंजेस सबकी बात कर लिए, और कुछ रिफॉर्म्स की हमने बात कर ली। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंडिया अगले एक डिकेड तक 6 से 7% से ग्रो करता है तो इंडिया की जो इकॉनमी होगी वो 6.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, और इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा 2030 और 31 तक। ठीक है, इंडिया की जो इकॉनमी है वो 6.7 ट्रिलियन होगी, और 6.7 ट्रिलियन होने के बाद ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। लेकिन अगर हम
पर कैपिटा में बात करें, उसके बाद भी ये डेवलप्ड क्यों नहीं है? क्योंकि पर कैपिटा में इंडिया की जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया मिडिल इनकम जो स्टेटस है सिर्फ वहीं तक पहुंच पाएगी। अभी लोअर मिडिल इनकम स्टेटस पे है, फिर मिडिल इनकम स्टेटस तक इंडिया पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस आर्टिकल होपफुली आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी, सारे टर्म आपको पता हैं, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा प्राइवेसी सेफ्टी एंड एआई। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और बेसिकली डीप फेक के ऊपर है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, हम मेंस का एक क्वेश्चन इसमें भी प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी डीप फेक के बारे में बात कर चुका हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डीप फेक में जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो उसके बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, उसके बेनिफिट समझना ज़रूरी है। आपको यूपीएससी में बेनिफिट आ सकता है, चैलेंजेस सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं बेनिफिट आने के ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या लॉज हैं जिसके थ्रू इसे रेगुलेट किया जा सकता है, तो रेगुलेशन की बात करेंगे। इन तीनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन इससे प्रिपेयर हो जाएगा। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। सबसे पहले डीप फेक की बात करेंगे। तो डीप फेक में डीप का मतलब है डीप लर्निंग और फेक का मतलब है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली इन दोनों के वर्ड को अगर हम मिक्स करें तो उससे क्या किया जा रहा है? टू क्रिएट ऑडियो और विजुअल कंटेंट टू जनरेट रियलिस्टिक बट फैब्रिकेटेड मीडिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? एआई का यूज़ कर रहे हैं, डीप लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑडियो और विजुअल कंटेंट को जनरेट किया जाए जो कि बड़े रियलिस्टिक लगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो? फैब्रिकेटेड हो, मैनिपुलेटेड हो। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डीप फेक। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सटायर, पैरोडी, जो मीम आप देखते हो, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? डीप फेक टेक्नोलॉजी से ही तो आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ करके आ रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है और काफ़ी जीडीपी जो है इससे जनरेट हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, डीप फेक कैन बी यूज टू मास्क द आइडेंटिटी ऑफ पीपल वॉइसेस एंड फेसेस टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। तो बेसिकली ये क्या इंश्योर कर रहा है? डीप फेक प्राइवेसी इंश्योर कर रहा है। आप लोग अपना अवतार भी बना सकते हो, वो क्या इंश्योर कर रहा है? एनोनिमिटी। पीपल कैन क्रिएट देयर अवतार फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में मान लो कि शाहरुख खान ने एक वीडियो जो है अपना ऐड बनाया, उसके बाद उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए उसे दोबारा ऐड बनाने की ज़रूरत नहीं है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और उसमें वॉइसेस डाल देंगे। तो जो ये ऐड इंडस्ट्री है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो स्टोरी टेलिंग। ठीक, तो ऑडियो स्टोरी टेलिंग भी जो है इसमें भी आप डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप जैसे गांधी जी स्टोरी टेलिंग खुद की कर रहे हैं, खुद की बुक नरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। असिस्टिंग इन टीचिंग लेसन्स, तो यही गांधी जी अपनी बुक खुद ही पढ़ाएंगे तो इसका अलग ही बच्चों को फील आएगा ना, ज़्यादा समझ में आएगा। हिस्टोरिकल जो फिगर्स हैं उसको रिक्रिएट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है स्टिमुलेट रियलिस्टिक साइबर अटैक। जो साइबर अटैक हो सकता है उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं और उसको जो है और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा गेमिंग इंडस्ट्री में। गेमिंग इंडस्ट्री में भी जो है इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स टू क्रिएट द हाइब्रिड गेमिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, गेमिंग एनवायरनमेंट भी हाइब्रिड ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कि ये जो बनाया गया है इससे आप अलग हो, है ना। आपके अवतार होंगे वहाँ पर और आपको वर्चुअल और रियल में चीज़ें डिफरेंस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें डीप फेक के बेनिफिट्स हो जाते हैं। ये बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चैलेंजेस तो हम कल भी बात कर चुके हैं, जैसे कि पहला साइबर फ्रॉड भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपने वॉइस क्लोन कर ली किसी की, उसी वॉइस में आपने मैनेजर से बात की, है ना, बच्चे की आवाज़ निकाल के अपने मैनेजर को फ़ोन किया और बोला कि आपकी बच्ची के अकाउंट में 10,000 रुपये डालना है, तो उसने फटाफट OTP दे दिया। तो इस तरीके से आप जो है साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। दूसरा क्या है? हैकिंग फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी हो सकता है ना। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हैक होगा तो वो भी साइबर फ्रॉड में ही आ जाएगा। थर्ड है
यूज़ ऑफ मैलिशियस पर्पस, रिवेंज पॉन में जो भी हमने कल बात की थी, इसमें स्मृति मंदाना वाला वीडियो भी डाल सकते हो। नेक्स्ट है रिड्यूस द लाइन बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो इम्प्लीकेशन है सोसाइटी के लिए वो बहुत खतरनाक है। इट इज़ अगेंस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 21 एंड 19, ये भी हमने कल बात की थी। और इलेक्शन में फेक न्यूज़ में है ना वीडियोस बना दिए, वो भी हम कल बात कर चुके हैं। फेक न्यूज़ के कारण पोलराइजेशन हो रहा है और पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो वन साइडेड हो गया, किसी एक तरफ चला गया, तो डेमोक्रेसी को भी बहुत बड़ा खतरा है। तो बहुत ज़्यादा इसके आने वाले समय में चैलेंजेस हैं। अब बात करते हैं जो रेगुलेशंस हैं उसके बारे में। इंडिया का जो आईटी एक्ट है वो अभी रेगुलेट करता है, अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया गया है डीप फेक वीडियोज़ के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टेक्नोलॉजी के लिए भी। ठीक, इंडिया हालांकि डिजिटल इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है जो पर्टिकुलरली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। अभी कैसे रेगुलेट होता है, अभी जो है आईटी एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। पर्टिकुलरली डीप फेक्स जो है इसमें नहीं आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आती तो डीप फेक भी आ ही जाएंगे। क्या है इसमें प्रोविजंस? प्लेटफॉर्म मस्ट रिमूव अनलॉफुल कंटेंट विद इन 36 आवर ऑफ बीइंग नोटिफाइड बाय अ कोर्ट और गवर्नमेंट। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस हैं आईटी रूल्स में। ठीक है, उस रूल्स में जो ऑब्लिगेशंस हैं उसमें जो फर्स्ट है, अगर किसी भी चीज़ को सरकार आइडेंटिफाई करती है या कोर्ट आइडेंटिफाई करता है कि ये अनलॉफुल कंटेंट है, अगर अनलॉफुल कंटेंट है तो उसे 36 आवर के बीइंग जो है क्या करने की ज़रूरत है, रिमूव करने की ज़रूरत है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ डिपिक्टेड इन सेक्शुअल एक्ट और पार्शियल न्यूडिटी और अदरवाइज इम्पर्सोनेटेड कंप्लेंट्स, प्लेटफॉर्म आर रिक्वायर्ड टू रिमूव सच कंटेंट विद इन 24 आवर्स। अगर किसी को सेक्शुअल एक्ट में डिपिक्ट किया जाता है या पार्शियल न्यूडिटी में डिपिक्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो कंटेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें उसे रिमूव करना होगा। दे कैन ऑल्सो रिक्वायर टू पब्लिश द टर्म ऑफ सर्विस to prohibit the user to loading content that impersonate other person and content that knowingly communicates misinformation। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म है वो भी लोगों को क्या बताएंगे, टर्म्स ऑफ सर्विस, कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली है, ऐसे कंटेंट को नहीं डालना है। प्लेटफॉर्म मस्ट ऑल्सो मेक रीजनेबल एफर्ट टू कॉज द यूज़र टू नॉट अपलोड सच कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म और एक्ट ऑन यूज़र कंप्लेंट विद इन 72 आवर। अगर आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं, आपका जो है कोई ऐसा वीडियो है जो कि डीप फेक के थ्रू बनाया गया है, तो 72 घंटे में उसे रिमूव करेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सारे प्रोविजंस हैं आईटी रूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेकिंग रीजनेबल। ठीक है, ये जो रेगुलेशन है इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके बारे में बात करते हैं। मेकिंग रीजनेबल एफर्ट टू कॉज यूज़र टू नॉट अपलोड सच कंटेंट इज़ वेग एंड एम्बिगस। ठीक है, क्या रीजनेबल एफर्ट, ये तो बताया नहीं है, इसको डिफ़ाइन किया नहीं है कि क्या रीजनेबल एफर्ट करना है प्लेटफॉर्म को कि ऐसा जो डीप फेक वीडियो है वो अपलोड ना हो। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना है रीजनेबल एफर्ट करना, लेकिन वो एफर्ट है क्या उसे अलग से डिफ़ाइन नहीं किया है, तो ये जो टर्म है वो एम्बिगियस है और वेग है। प्रिजमली अंडरटेकिंग सम काइंड ऑफ कंटेंट मॉडरेशन एफर्ट वुड सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि प्लेटफॉर्म बोले थोड़ा चेंज कर लो, कंटेंट मॉडरेशन कर लो, उसके बाद अपलोड कर दो, तो भी वो है जो है कंप्लायंस की कैटेगरी में आ जाएंगे इस प्रोविज़न के अंदर। तो ये जो है सही रेगुलेशन नहीं है। सिमिलरली it is not clear what acting on user complaint would mean, whether action such as down ranking would suffice। तो बेसिकली एक्टिंग ऑन यूज़र का यूज़र कंप्लेंट पे एक्ट ऑन करने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो उस पर्टिकुलर डीपफेक वीडियो की जो रैंकिंग है उसको लो कर दे या फिर उसे रिमूव करना ज़रूरी है। ऐसा क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक्ट ऑन लिखा है, एक्टिंग ऑन यूज़र कंप्लेंट, मतलब जो कंप्लेंट दी जाएगी उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ ना कुछ एक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या एक्ट करेगा वो क्लियरली मेंशन नहीं है। तो ये सारे जो है वेक्स एरिया हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद दिस रूल could potentially make the platform liable for such content। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी के रेगुलेशन है, मतलब जो आईटी एक्ट में दिए हुए हैं, जो रूल्स में दिए हुए हैं वो रेगुलेशन की बात की, उससे रिलेटेड जो वेगनेस है, जो चैलेंजेस हैं उसकी बात कर लिए। तो ये बेसिकली हमें चेंज करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें जो अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है
उसको प्रॉपरली सारे प्रोविजंस दूसरी कंट्री से देख करके, यूएस, चाइना, वहाँ के प्रोविज़न प्रॉपरली देख के यहाँ पर इनपुट लेके कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट तैयार करने की ज़रूरत है, पब्लिक कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता है इन टेक्नोलॉजी पे, इसके इकॉनमी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें रेगुलेट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीप फेक के ऊपर पूरा का पूरा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है द प्रॉब्लम विद द 70 आवर्स अ वीक लाइन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आर्टिकल क्या है, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। रिसेंटली NR नारायण मूर्ति जी, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, उन्होंने यंगस्टर से कहा है रिसेंटली कि यंगस्टर्स को कहना चाहिए कि दिस इज़ माय कंट्री, आई वांट टू वर्क 70 आवर्स अ वीक। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में जो वर्कर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं उन्हें कम से कम हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इसी स्टेटमेंट को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है, और इसमें कुछ इश्यूज़ हैं स्टेटमेंट में। इसके 3 रीज़न्स, 3 इशू के बारे में इस आर्टिकल के थ्रू बात करेंगे हम। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वर्कर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जब वर्कर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ की। फॉर एग्जांपल IT वर्कर की बात यहाँ की जा रही है। वहीं अगर हम वर्क इन लेबर प्रोडक्टिविटी में बात करेंगे तो मैनुअल लेबर की बात करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली मेंटल एक्टिविटीज़ में लोगों को 70 घंटे हफ्ते में काम करने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट बढ़ता है तो GDP बढ़ती है, और GDP बढ़ेगी तो, है ना, ये सारी चीज़ों से इनकम भी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, और देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। तो ये उन्होंने जापान और जर्मनी का एग्जाम्पल देके कहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और जर्मनी में जो वर्किंग आवर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, और वर्किंग आवर्स बढ़ाने के कारण वहाँ पर तेज़ी से रिकन्स्ट्रक्शन और ग्रोथ हुई। तो उसी की बात यहाँ पर नारायण मूर्ति जी ने कही है। ठीक, वर्कर प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हाउ मच वर्कर अकम्प्लिश इन लिमिटेड टाइम, कुछ समय में कितना ज़्यादा वर्कर काम कर सकता है लिमिटेड टाइम में, उसको हम बोलते हैं वर्कर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी की अगर हम इकोनॉमी में बात करें, इकोनॉमी में क्या होता है, अमाउंट ऑफ आउटपुट जो जनरेट हो रहा है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ लेबर यूज टू जनरेट दिस आउटपुट। बेसिकली इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इनपुट होगा लेबर आवर्स में, ठीक है, जो लेबर आवर्स यूज़ हो रहे हैं। तो लेबर आवर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। और यही बात जो है नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं। ये जनरली ट्रू स्टेटमेंट है। अगर इंडिया इकॉनमी की अगर बात करें उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि इंडिया में जो कैपेसिटी है, आइडियल कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारी जो है हमारी कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपरली वो नहीं हो रहा है। ठीक, ये इस कारण से अगर यूटिलाइजेशन होगा, मतलब जो लेबर है प्रोडक्टिविटी प्रॉपरली बढ़ाई जाएगी, तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी। अब आइडियल कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रहा है अकॉर्डिंग टू नारायण मूर्ति, और उसके बाद भी हम जो है क्रिटिकल जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं वो डबल डिजिट नंबर पर। उसका कारण ये है कि हमारे इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है। कैपिटल तो है लेकिन प्रॉपरली लेबर्स नहीं है, और वर्किंग आवर्स कम है, तो हम जो है इस कैपेसिटी को फुली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में मैनुअल आवर्स बढ़ाने से जो ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी है, सारी चीज़ें बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। लेकिन एक और सिचुएशन है, अगर मान लीजिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वाली सिचुएशन है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुली यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है और उतने ही लेबर हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इनोवेशन में ज़्यादा खर्चा किया जाता है। इनोवेशन में ज़्यादा खर्चा करने से, R&D करने से बेसिकली जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाती है, और उसके कारण वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, लेबर को कम काम करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ वर्किंग आवर्स अभी के समय में बहुत कम है। जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड की तरफ बढ़ेगी वर्किंग आवर्स कम होने लगेंगे।
चूँकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है इसलिए ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही हो सकता है। अब ये पर्सनल मेरा असेसमेंट था। अब बात करते हैं जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। जो आर्टिकल कह रहा है वो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गलत है और उसने 3 जो है रीजंस दिए। पहला जो स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट होने का रीज़न है दैट एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स हेल्प एडवांस कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड जापान टू सक्सीड। ये जो स्टेटमेंट है फैक्चुअली इसलिए गलत है क्योंकि इन जर्मनी वीकली वर्किंग आवर्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय अबाउट 59% फ्रॉम 68 आवर्स इन 1870 टू लेस देन 28 आवर्स इन 2017। जापान की बात करें तो इसका हाईएस्ट अगर देखें वर्किंग पर वीक में तो 44 आवर है। इंडिया में अभी भी 48 आवर्स है। ठीक है, 8 घंटे मिनिमम काम करना है 7 दिनों में। तो मैक्सिमम जापान का 1961 में पहुंचा था जो कि 44 आवर पर वीक था। और जापान और जर्मनी का जो उदाहरण दिया है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअली गलत है, जो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेटमेंट गलत क्यों है। बेसिकली जो ऑथर है, जो राइटर है, वो ये कह रहे हैं कि लेबर के ऊपर बर्डन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लेबर के ऊपर बर्डन बढ़ाने से क्या होगा, मान लीजिए मैनुअल लेबर बढ़ जाता है। मैनुअल लेबर बढ़ने से क्या होगा, लोगों को 70 घंटे काम करना पड़ेगा, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण प्रॉपरली नींद नहीं आना, हेल्थ इश्यूज़ होना, एब्सेंटिज़म बढ़ जाएगा। एब्सेंटिज़म बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। आपने 70 घंटे बढ़ा दिए तो भी ओवरऑल ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इनफैक्ट कम भी हो सकता है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वर्कर्स को खुश रखने के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी, उनकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। वो खुश रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। तो ऐसा कल्चर डेवलप किया जाता है कि वो खुश रह सकें, और उसमें वर्किंग आवर्स बहुत बड़ा पार्ट है ना। अगर आप ज़्यादा काम कराओगे किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद या तो वो जॉब छोड़ देगा या फिर वो काम पे ही नहीं आएगा, उसकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस के कारण जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी या वर्किंग आवर्स बढ़ाना बहुत ज़्यादा गलत है। और कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है जिसमें इंडिया के जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी की बात कही जाती है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंडियन वर्कर्स की है। इसलिए तो आज बहुत सारे कंट्रीज़ के है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO हैं हमारे यहाँ के जो लेबर हैं। ठीक, तो ये बेसिकली लेबर मतलब वर्कर। नेक्स्ट है, तो दूसरा जो रीज़न है प्रोडक्टिविटी कम होने का जो इसमें दिया जा रहा है वो है R&D में कम इन्वेस्टमेंट करना। और लेबर प्रोडक्टिविटी पे इन लोग आरोप लगा रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेनर हैं, जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, और बेसिकली प्रॉफिट्स बनाने की बात यहाँ की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करेंगे उतनी इनकम में तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा, ऐसा इस राइटर ने कहा है। इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर जो है दिया गया है। इंडिया का R&D स्पेंडिंग देखेंगे तो केवल 0.65% है, लोवेस्ट है, वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। और DST का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर उससे डेटा देखें तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर कितना है इसमें, केवल 41% है, जो कि 45% जो कि 2012-13 में था, उससे गिरकर 2020-21 में 41% पे पहुंच गया। तो प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है इसमें R&D स्पेंडिंग में, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, इनोवेशन बढ़ाया जा सकता है, वो इन लोग कर नहीं रहे हैं। और किस पे जो है डाल रहे हैं सारी चीज़ें, लेबर प्रोडक्टिविटी पे डाल रहे हैं। अगर हम बात करें वहीं दूसरी कंट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी या प्राइवेट सेक्टर के शेयर की, तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर R&D में जापान में कितना है, 79, कोरिया में कितना है, 75, US में 75, जर्मनी में 67। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो इवन चाइना में जो है प्राइवेट सेक्टर का शेयर 77% है। तो जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का R&D में शेयर बहुत ज़्यादा है और इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये दूसरा रीज़न हो जाएगा। और जो थर्ड बड़ा इशू है वो क्या है कि ये 70 आवर वीक प्रपोजल violates the international labor standard, the ILO decent work agenda and its fundamental convention that lay down the working hours in order to ensure that women and men get decent and productive work। ठीक है, तो ये बेसिकली ILO के जो फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन है, उसके अगेंस्ट में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जितने भी FTA साइन करने वाला है या फिर EU के साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है, BTI है। ठीक है, ये सारे एग्रीमेंट के बारे में आपको जानकारी होगी। तो इन सारी चीज़ों में एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है
लेबर स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया गया है जिसमें वर्किंग आवर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो इंडिया जो है 70 आवर्स पर वीक जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ अगर इंडिया क्या करता है, टाई अप करता है या FTA करता है, तो यहाँ पर इंडिया में जो वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए वो वर्कर्स के लिए अच्छा होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यही बेसिकली आर्टिकल है। ये 3 जो है आर्गूमेंट दिए गए हैं। जो 70 आवर्स पर वीक वाली लाइन है वर्कर्स के लिए, उसको गलत करने के लिए। अगर फाइनली आप पूछें कंक्लूजन, तो कुछ ऐसे सेक्टर है 70 आवर्स पर वीक तो ज़्यादा है, पर थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आइडल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे एसेट हैं जो पड़े हुए हैं जिसमें वर्कर्स की ज़रूरत है। अगर वर्कर जो है काम ज़्यादा करेंगे, थोड़ा आवर्स बढ़ा दिया जाता है, तो इंडिया का आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो फैटिक जैसी इश्यूज़ होने की, मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ने की जगह ओवरऑल कम भी हो सकती है। थोड़ा बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और शेयर करो।